नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का सिनेमा अड्डा है। आज के मेहमान कमाल के एक्टर और उतने ही कमाल के कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बनर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ भाई, कैसे हैं आप? मैं एकदम चाका माका हूँ। ये मेरे बनारसी दोस्त हैं, हाँ, चंद्राली और शाश्वत, हर्षित। उन्होंने मुझे ये शब्द सिखाया है, चाकालाक। चाका माका। इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने चकाचक मतलब। हाँ, चकाचक कहना चाह रहे थे, फिर मैंने उसकी एक थ्योरी और डिराइव कर ली। हाँ। जो मैंने कहा जो चकमक पत्थर की तरह रहे हमेशा एकदम। चकमक बच्चों की एक बड़ी कमाल की मैगजीन है। आप में से कई लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, जरूर पढ़ा करिए। अच्छा। हाँ, चकमक और साइकिल, ये दो बच्चों की और किशोरों की बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं। अच्छा, मैं जब छोटा था तो हिंदू का एक आता था, यंग वर्ल्ड। यंग वर्ल्ड। हाँ, ये साउथ में मतलब मद्रास में आता था। वो पढ़ता था। वो इट वाज ओनली फॉर चिल्ड्रन एडिशन, मतलब बच्चों का एडिशन होता था वो। और स्कूल में बाकायदा हमें हर हफ्ते जब भी वो एडिशन आता था, वो एडिशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे क्लासरूम में। इंटरेस्टिंग। ये कमाल की चीज है यार, मतलब क्या वहाँ होता पे- था उसमें? क्योंकि हिंदू तो हम अभी भी देखते हैं, तो वो अंग्रेजी अभी भी सिखा रहे हैं देश की जनता को। हाँ, लेकिन उसका एक यूथ मतलब यूथ भी नहीं, चिल्ड्रन सेगमेंट था वो। तो कुछ 4 पन्ने या 5 पन्ने की चीजें होती थी। उसमें अलग अलग बच्चों ने लिखी हुई आर्टिकल्स होते थे। तो छोटे बच्चे जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं अपने स्कूल के परिवेश के बारे में, या आपने लिखा कभी? मैं नहीं, कभी मौका मिला नहीं मुझे। स्कूल के ऐसे मैगजीन्स में लिखा है मैंने। किस चीज पे आर्टिकल लिखा? अरे कुछ भी, मतलब कभी कविता वविता जो है वो बहुत ही एक टाइम पे लिखा करता था मैं, जब मैं साउथ में था तो। देवियों और सज्जनों, पेशे खिदमत है मशहूर लेकिन कवि अभिषेक बनर्जी की कविता अभी है। मुझे कोई कविता याद नहीं है सर, ऐसा मतलब बहुत साल हो गए। 20-25 साल हो गए होंगे। कहीं पढ़ा होगा लिख के, ऐसा कुछ अभी याद नहीं है मुझे। पिताजी एनएसजी में थे तो उनके भी क्या कहते हैं ऐसे वो होता है ना कि एनुअल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या नाम है पिताजी का? इज ही स्टिल सर्विंग? नो, ही इज रिटायर्ड। आलोक कुमार बंदोपाध्याय, वो सीआईएसएफ में थे। उनका होम डिपार्टमेंट सीआईएसएफ था। फिर वो डेप्यूटेशन में गए वो एनएसजी में। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। जी, बहुत सख्त, बहुत सख्त। घर पे कितने सख्त होते हैं एनएसजी कमांडो पापा? बहुत ज्यादा। अब नरम हुए हैं। अब मैं पापा को कभी कभार देखता हूँ इमोशनल होते हुए, तो मुझसे ना वो छवि बैठती नहीं है। मतलब कहते पापा यार इमेजिन नहीं कर रहा। हाँ, आई कांट इमेजिन हिम, लाइक यू नो, जब वो बोलते हैं मेरे आंखों में आंसू आ गए बेटा, ने कहा अरे पापा आपके आंखों में आंसू इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो वो वाली बात है, सख्ती मतलब इतनी सख्ती थी कि पापा के आते ही मतलब पता नहीं, मैं सर मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता है। मतलब आप समझ लीजिए मैं घर में टीवी देख रहा हूँ। अभिषेक बस घर में बहुत बेसिक सी चीज है। टीवी देख रहा हूँ, टेबल पे लेके खाना खा रहा हूँ, एकदम से घंटी बजी, पता है कि पापा की घंटी। इतना जिसे कहते हैं खौफ था कि थोड़ा शहर भी बता दीजिए। ये कलपाकम की बात हो रही है। कलपक्कम। मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे। कितने दिनों बाद सुना मद्रास। तो वहाँ हमारे तो मद्रास ही था। जी। और आई थिंक बहुत खूबसूरत नाम भी है मद्रास। पर खैर, तो मुझे याद है मैं जैसे बैठा होता था ना वैसे ही भागता था अपने कमरे में, क्योंकि मुझे पिताजी के सामने कभी दिखाना ही नहीं होता कि मैं चिल कर रहा हूँ, आजकल की भाषा में, या लेजर टाइम है मेरा। इतना और खाना खाना भी चिल एक्टिविटी होती हाँ, है। खाना खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मतलब एक साथ चीज कैसे कर रहा हूँ। मैं तुरंत भागता था और जाके खाते खाते हो सकता है कुछ कॉपी किताब खोल ली या कुछ एक चीज कर ली जिससे कि उनको लगे कि अच्छा लड़का पढ़ाई कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। मतलब आई डोंट थिंक उनको कोई प्रॉब्लम थी। अब समझ में आता है कि इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन मुझे हमेशा लगता था पापा से बहुत डर। और पता नहीं उनसे डर लगता था, उनकी वर्दी से डर लगता था, ये भी समझ में नहीं आया। बट हाँ, मतलब उनका रुआब भी था। प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है उनको। अरे वाह। जी, तो मतलब पुलिस मेडल मिला है, तो काफी सेलिब्रेटेड जिसे कहते हैं अफसर थे वो। आपके मन में कभी आया कि मैं उस लाइन में जाऊं? नहीं। मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस? नहीं। क्यों? घर पे एंटीथीसिस डेवलप हो गई? मतलब हाँ, मैंने देख लिया, मतलब मैंने पिताजी की जिंदगी देखी। मैंने बोला ये कभी नहीं कर पाऊंगा मैं। सुबह 5 बजे उठ के जाना, भाग दौड़ करना, परेड करना। मैं एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी में ना हमेशा से कमजोर रहा था, थोड़ा हृष्ट पुष्ट था। तमिल में बोलते हैं गुंडू बच्चा था। मेरा घर का नाम गोला है। गोला? जी। तो मैं एकदम वैसा, पापा ने बहुत कोशिश की साउथ में, ऐसा कराटे, अलग अलग स्पोर्ट्स में खेलता था। मैं स्पोर्ट्स खेलता था, बट आई वाज नॉट अ वेरी फिजिकली वेरी एक्टिव किड। तो मैं पिताजी को देखता था ना, कहा ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं, ये पॉसिबल ही नहीं। मुझे करना क्या था, रेलवे का जनरल मैनेजर बनना था मुझे। मेरी एम्बिशन ये थी। जनरल मैनेजर? क्यों? ऐसा क्या? क्योंकि मेरे मामा रेलवे में, मेरा नाना रेलवे में, मेरे दादाजी रेलवे में थे। और उन लोगों की चल रही थी मौज। हाँ, उन लोगों की मतलब मौज तो ने
स्वीट। आई मीन आई कुड सी देयर लाइफ कि यार वो लोग लंच वंच के टाइम पे घर आते थे, खाना वाना खाते थे, फिर जाते थे, काम करते थे। उनको अपना वो LTC मिलता था, ट्रेन में कहीं भी जाओ जैसे कहते हैं फ्री की टिकटें मिलती थी। मुझे लगता है यार ये जिंदगी सही है, ये जिंदगी बढ़िया है। आओ दोपहर में खाना खाओ, फिर काम पे जाओ, फिर आओ। ये क्या सुबह 5 बजे उठ के पीटी करने जा PT रहे कर हो? रहे हैं, परेड कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब अलग अलग। और पापा ने मुझे वैसे धमकी दी थी एक बार, पुरुलिया भेज देंगे, आर्मी स्कूल जो है, मिलिट्री स्कूल पुरुलिया। वाह। तो मैं उस दिन के बाद मैं डर गया। मैंने उसके बाद से पढ़ाई, जैसे कहते हैं, नहीं पढ़ाई करना पड़ेगा, पुरुलिया नहीं जाएंगे? पुरुलिया नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत ऐसे खौफनाक चीजें सुनी थी पुरुलिया के बारे में, मुझे लगा नहीं यार यहाँ नहीं किस जा तरह सकता। की? ये बहुत मतलब जैसे कहते हैं उस्ताद लोग जो होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और आपको बहुत डंडे पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो मुझे लगा यार ये सब नहीं हो सकता मुझसे, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, उससे बेटर है चाहे समझ में आए ना आए, रट्टा मार के जो है एग्जाम पास कर लूंगा। और साउथ में खैर अब वहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि मतलब आप ना चाहते हुए भी आप पढ़ाकू बन जाएंगे, ना चाहते हो। वहाँ का फेम जो है ना वो किसी और करिकुलर एक्टिविटी से नहीं आता है, वो सिर्फ पढ़ाई से आता है। ओके। जी। अभी पूछना मत, लेकिन मैं संस्कृत में ओलंपियाड भी मैंने दिया था। जैसे लोग मैथ्स में ओलंपियाड देते हैं, वाह। तो मैंने संस्कृत में भी कुछ 2-3 ऐसे एग्जाम्स दिए थे। अब कुछ याद नहीं है। अच्छा, ये इतनी जल्दी? उम्मीद मत रखना कि कुछ बोलूं। तमिल भाषा आती है? बिल्कुल आती। धारा प्रवाह? हाँ, इनको रम्मो नल्ला तेरी नांजे वर्ष तमिलनाडु। वाओ। मेरे पहली जो फिल्मों के साथ जो मेरी पहली जैसे कहते हैं मुलाकात या जो भी फैसिनेशन था वो तमिल फिल्म्स था। रजनी सर का बहुत बड़ा फैन था मैं। आप मिले उनसे? नहीं, मिलने का मौका कभी मिला नहीं। बहुत दूर भी हूँ मैं शायद उस इंडस्ट्री से, बट उनका सबसे पहले मैं जो फैन तमिल इंडस्ट्री को ये पता है कि इस कमाल के एक्टर को तमिल आती है? शायद नहीं। शायद नहीं। शायद एक डायरेक्टर को पता है कि उनके साथ मेरी इंटरेक्शन होती रहती है, कार्तिक शुभराज, जिगर ठंडा के जो डायरेक्टर है। वाह। तो उनके साथ मैंने 1-2 बार मुलाकात की, उनसे बात करनी है मुझे। मुलाकात मतलब फ़ोन पे, जूम कॉल पे। पर उनके साथ मैंने सोचा है कि मुझे कुछ करना, मुझे बड़े कमाल के डायरेक्टर लगते हैं और मैं चाहूँगा कि मैं तमिल इंडस्ट्री में काम करूँ, ताकि एक तरह का एक जो सर्कल जो है ना वो पूरा करना है मुझे। ये फर्क कैसे करते हैं अभिषेक कि यार मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, तो मैं किसी को किस उसमें, ये कभी संशय रहता है या अभी क्लैरिटी है? नहीं था, ऐसा नहीं था। मतलब जब मैं, सच बात तो ये कि कास्टिंग बे जब से कंपनी बनी मेरी, तब से मेरा एक्टिंग का करियर भी शुरू हो गया। पता नहीं कैसे, बट साइमल्टेनियसली शुरू हुआ। उससे पहले मैं कास्टिंग करता था और मुझे ये लगता था कि शायद कोई मुझे एक्टिंग का काम दे देगा, क्यूज वगैरह सुनकर। या फेमिलियरिटी बहुत काम करती है ना, कि अगर आप किसी को जानते हैं, डायरेक्टर्स को जानते हैं या क्रू में किसी को जानते हैं, तो शायद आपकी सिफारिश लग जाएगी। और ये सोच तो होती है। तब मैं छोटा भी था, तो मुझे लगा कि यार ऐसे ही मिल जाएगा काम। लेकिन मेरे सीनियर थे राजकुमार गुप्ता जी, गौतम किशनचंदानी, ये लोग जो हैं मॉरल्स के बड़े पक्के हैं, एथिक्स के बड़े पक्के थे। तो उन्होंने मुझे हमेशा रिजेक्ट किया कि नहीं, तेरा नहीं हो पा रहा है। मतलब, और घनचक्कर के ऑडिशन में मुझे इनफैक्ट राज सर ने बोला भी था कि यार तू कुछ और कर। तो इससे मुझे लगता है कि एक्टिंग ना इज नॉट योर। ऑडिशन फॉर घनचक्कर? नमित दास का रोल। घनचक्कर एक बहुत कमाल की फिल्म है राजकुमार गुप्ता की, विद्या बालन भी है इसमें। जी जी जी। हाँ, ये उस टाइम पे उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई, बट इट्स अ वेरी गुड फिल्म, वेरी। एंड राजकुमार गुप्ता बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। नो वन किल जेसिका, आमिर, नो वन किल जेसिका, रेड, अब तो रेड 2 पे शायद रेड 2 भी आ रही है, उनकी भी अनाउंस कमाल चल रहा है। तो हाँ, मतलब मेरा उनके साथ, मतलब मुझे लगा कि यार ये तो मेरे घर के हैं। इनके साथ मैं नो वन किल जेसिका कर चुका था। आमिर के टाइम पे मिला नहीं था, बट आई थिंक आमिर खत्म हुई तो मिला था। तो मुझे जनरली लगा था कि मुझे काम मिल जाएगा। पर जब वहां से काम नहीं मिला ना, तब मुझे शंका हुई अपने एक्टिंग पे, क्राफ्ट पे, कि कुछ तो गड़बड़ होगा। अगर हाँ, कुछ तो गड़बड़ होगा। मास्टर लोग हाँ, मना कर रहे हैं। मास्टर लोग मना कर रहे हैं। अमर कौशिक उसमें एसोसिएट डायरेक्टर थे, वो दूर से मुझे देखे जा रहे थे। तो वैसा मतलब मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, और तब जाके मैं एक्टिंग को थोड़ा अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखने लगा। तो ये जो आप बोल रहे, ये था। लेकिन जैसे ही कास्टिंग बे कंपनी खुली, मैंने, अनमोल आहूजा जो मेरे पार्टनर है, उन्होंने मुझे बोला कि यार देख, कुछ हो नहीं रहा है, घर चल रहा है अपना, सब लोग जो है हमें काम भी दे रहे हैं, एड फिल्म्स भी मिल रही हैं, और अब TVF भी शुरू हो गया है, OTT आ रहा है, एक नई चीज आ रही है जिसमें हम वेब शोज में एक्टर्स को कास्ट करेंगे
और वहाँ पे हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें स्टार लाने या क्या लाने, हमें बस एक्टर्स कास्ट करने, जो कि इन अ वे सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है कास्टिंग के लिए, जब हमें कोई फोर्स, कोई प्रेशर ना हो। स्टार नहीं, एक्टर चाहिए। एक्टर चाहिए, तो इसलिए सबसे अच्छा काम तभी हो सकता है। तो मुझे लगा हाँ ये टाइम तो बढ़िया आने वाला है। अब तब पता नहीं था कि अमेजोन आ रहा है, नेटफ्लिक्स आ रहा है, बट टीवीएफ था। लगा यार ये सही कह रहा है अनमोल, चलो ट्राई करते हैं, लेट्स सी अपना ऑफिस कैसा लगता है। और टीवीएफ के साथ 127 जो हमारा रामनगर का जो पहला ऑफिस था, वो उनके साथ हम शेयरिंग पे हमारा ऑफिस था वो। तो टीवीएफ शिफ्ट हो गया था अंधेरी ईस्ट, उनके पास उनको एक ऑफिस चाहिए था अंधेरी में, पर वो ऑफिस वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे। तो उनको लगा कि यार हमें कोई पार्टनर चाहिए जो हमारे साथ मिलके या स्प्लिट करके। तब से वो जो है वो ऑफिस शुरू हुआ, और उस ऑफिस के शुरू होने के कुछ 6 महीने के अंदर अंदर देवाशीष मखीजा ने मुझे अज्जी में एक रोल ऑफर किया। क्या घटिया कैरेक्टर था वो। बहुत घटिया कैरेक्टर था, है बहुत घटिया। वही है ना, बच्ची को मॉलेस्ट करने वाला, मॉलेस्ट नहीं सर, मतलब रेप करने वाला पॉलिटिशियन का बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरी पहली फिल्म थी, वो मेरा पहला फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म कैरेक्टर था। मैं डर गया था, मैं इतना डर गया था कि मैंने देव को फोन करके मैंने बोला कि मैं कल शूट पे नहीं आ पाऊंगा, फर्स्ट डे ऑफ शूट। देव कह रहा क्या बात कर रहा है अभिषेक, मतलब सब कुछ है, लोकेशन है, सेट है, छोटी फिल्म है, हम लोग वो वाले भी नहीं है कि मतलब हम पोस्टपोन कर दें तेरे मूड के हिसाब से, ये सब चीज़ें। फाइनली किसी तरह से उसने मुझे मोटिवेट किया, साइकोलॉजिकली मुझे इफेक्ट कर गया। मुझे लगा मुझसे हो ही नहीं पाएगा ये, मैं घिनौना किरदार, इतना घिनौना किरदार, और शायद मैं केपेबल भी नहीं हूँ एज एन एक्टर ये करने के लिए। इतने रिजेक्शंस मिल चुके थे उससे पहले, 8-9 साल का रिजेक्शन था। सडनली कोई विश्वास 9 साल से आप कास्टिंग कर रहा था मैं, और ऑडिशन दे रहे थे। ऑडिशन में ज़्यादा दे नहीं रहा था, कोई मुझे बुलाता नहीं था। तो मैं मतलब ज़्यादा मैं कोशिश करा भी मैंने, लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है अब कुछ बात होगी, शायद कमी होगी, तो इसलिए नहीं बुला रहे। तो मैंने अपना काम, शॉर्ट फिल्म्स करता था, छोटे रोल कर लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि ट्रेनिंग अब ऐसे ऑफिशियल ट्रेनिंग तो थी नहीं, एज एन कैमरा एक्टिंग की ट्रेनिंग थी नहीं, थिएटर में काम किया। तो मुझे लगा यार छोटे रोल्स करूँगा तो कैमरा के सामने जो है ना ये नर्वसनेस ख़त्म होगी, या समझ में आएगा कि अच्छा कौन से कैमरा में क्या होता है। मीडियम तो समझ में आया, एक्टिंग तो बात की बात है, पहले मीडियम समझना बहुत ज़रूरी था बॉम्बे आके। तो वैसे कहीं ना कहीं शुरुआत छोटे छोटे तो अनमोल भी एक्टिंग के इरादे से आए थे? नहीं, अनमोल नहीं, अनमोल डायरेक्शन के इरादे से है। वो करेगा, आई थिंक वो एक ना एक दिन ही विल बिकम अ डायरेक्टर। अभी वो मजे ले रहा है कास्टिंग के। तो आपका ये कास्टिंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? दिल्ली में ही था, दिल्ली में आई थिंक किरोड़ीमल कॉलेज की थिएटर सोसाइटी है, प्लेयर्स, वहाँ पे जैसे कहते हैं ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि वो मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। किस साल की बात है? ये 2003 से 2006। और जितनी समझ मुझे प्लेयर्स में मिली एज एन एक्टर, एज टेक्स्ट के बारे में, या जो भी मतलब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट जो मुझे वहाँ से सीखने को मिला, उसी वजह से शायद मैं एक्टर बन पाया हूँ अभी तक। क्योंकि एक तरह का प्रोफेशनलिज्म था, भले ही वो एक कॉलेज का दुनिया दूर से उसको एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप की तरह देखे, लेकिन मैंने उस तरह का मैच्योर काम बहुत कम थिएटर ग्रुप्स में देखा है। दिस इज वेरी एंडियरिंग हाउ इम्तियाज भाई टॉक्स अबाउट हिज हिंदू कॉलेज का थिएटर ग्रुप, हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट किरोड़ीमल कॉलेज का थिएटर ग्रुप। वेरी नाइस। नहीं, बहुत योगदान, बहुत बड़ा योगदान है उस टाइम का। आई एम श्योर इम्तियाज भाई के भी जिंदगी में होगा। शाहरुख खान साहब हंसराज कॉलेज की बात करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है डीयू के हर स्टूडेंट में जिन्होंने कहीं ना कहीं थिएटर से शुरू किया है या थिएटर सोसाइटी से शुरू किया है, सोच एक नई होती थी, पता नहीं कैसे होती थी। अभी भी मैं देखता हूँ, अभी भी नए नए जो जूनियर्स आते हैं प्लेयर्स के, काफ़ी मतलब सुलझे हुए लोग हैं, प्रोफेशनल हैं। क्योंकि मेन मुद्दा तो ये कि आप एक्टर तो बन गए, कि आप प्रोफेशनल एक्टर हैं कि नहीं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए लेमैन को कि प्रोफेशनल से क्या तात्पर्य है? प्रोफेशनल से तात्पर्य ये है कि आप एक्टिंग तो सब मतलब आई थिंक जैसे कहते हैं कि बहुत लोग अलग अलग ट्रेनिंग लेकर आते हैं, लेकिन एक तरह का वर्ताव होता है काम को लेकर, कि क्या आप जब जा रहे हो शूट पे तो क्या आपको पता है कि जब इस काम में सिर्फ आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, बहुत सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। और बहुत सारे लोग मिलकर जो हैं वो उस सीन को बना रहे हैं, उस फिल्म को बना रहे हैं। और वो ग्रुप सेंस जो है, मैं मानता हूँ एक एक्टर को प्रोफेशनल बनाता है।
कि इंडिविजुअल सेंस में मत लीजिए उसको। यूजुअली क्या होता है कि एक्टर्स को एक इंडिविजुअल सेंस में लिया जाता है कि यार हाँ वो आएंगे, एक्टिंग करेंगे, चले जाएंगे। बट एक एक्टर को ये समझना ज़रूरी है कि वो अगर मेरे सीन में 3 घंटे लग रहे हैं तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि शायद लाइटिंग में उतना टाइम लगेगा, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, जनरेटर ख़राब हो गया है, कुछ और चीज़ हो गई, तो मुझे अपना बर्ताव जो है बाकी क्रू के हिसाब से संभाल के रखना पड़ेगा। आई हैव टू ऑल्सो बी कोलैबोरेटिव विद द क्रू। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पे पहुंचना ये सब तो है ही, मतलब वो तो मान के ही चलेंगे कि वो सब तो करना ही है। टाइम से आते हैं एक्टर? हाँ हाँ आते हैं, आजकल तो आते हैं। आजकल मतलब मुझे लगता है ज़्यादातर एक्टर्स टाइम पे आते हैं। ऐसा कभी देखा नहीं मैंने सेट पे कभी गए गया वो हूं। जमाने कि गोविंदा सुबह की शिफ्ट में शाम को पहुंच रहे हैं। ये सब मैंने आज तक तो नहीं देखा। कहानियां सुनी तो होंगी? बिल्कुल सुनी तो है, किस मैंने तरह की? उनकी भी सुनी है मैंने। ऐसी ही कहानियां बड़े बड़े, मतलब पुराने ज़माने में कहानियां सुनाई थी कि विनोद खन्ना साहब की ऐसी कहानियां कि क्या कहते हैं, अरे आते ही नहीं थे, बोला शूट पे नहीं आए। अरे बाप। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं। और भी मतलब स्टार्स के मतलब एक ऐसे कुछ किस्से हैं कि मतलब जैसे गोविंदा के बारे में आप बोल रहे हैं, ऐसे किस्से सुने हैं लोगों से। पर ऐसा भी सुना है कि जब आते थे तो काम जो है जो कंपनसेट कर जितना देते थे। हाँ, जितना मतलब वो लोग इतने जीनियस थे कि वो कर सकते थे। हम लोग उतने जीनियस है नहीं। हम वी आर नॉट जीनियस। हमें जाना पड़ेगा, हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो काम हो जाए। वो लोग जीनियस थे। वो शायद 2 घंटे में आके वो 12 घंटे का काम करके चले जाते थे। शायद। नहीं मैंने डेविड सर ने मुझे बोला एक बार कि गोविंदा जी का आई थिंक कुछ तो पेरिस में आई थिंक कुछ एक आईफिल टावर के पास उनको एक सेगमेंट शूट करना था। हीरो नंबर 1। हाँ शायद। हाँ तो उसमें उनके पास टाइम नहीं था, परमिशन नहीं था, और गोविंदा ने सिर्फ ये बोला कि तू बस कैमरा ऑन कर, फटाफट ये वाले स्टेप्स जो हैं जो भी ग्रुप के साथ 15 या 20 मिनट में डांस करके निकल लिए। सर आज नहीं हो सकता है। मैं नहीं जानता कि कोई ये कर पाएगा क्या, या कोई एक्टर मतलब इतना ये प्रोफेशनल है क्या। ये भी एक तरह का प्रोफेशनलिज्म है कि आप जो है आपको पता है कि इतना टाइम में मुझे काम करके निकलना है। काफी अलग है ना अभिषेक, जिन फिल्मों को देख के हम बड़े हुए और अब जो बन रही है माहौल में। तो जैसे आपने डेविड धवन का जिक्र किया, आपकी फिल्मी खुराक क्या थी? एक तो आपने तमिल फिल्मों का जिक्र किया। बच्चन साहब की सारी फिल्में बहुत इंप्रेशन रहा। बहुत। पर वो तो सब पुरानी थी, 80s की 70s की। नहीं बट मैं तो 90s में, मतलब आई थिंक कमाल की बात है कि 70s और 80s की सारी फिल्में 90s में नई फिल्में थी, क्योंकि टीवी का कल्चर नया नया आया था। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो अभी आ रही थी टीवी पे। मुझे याद है पहली फिल्म थी मेरी जो मैंने देखा, तो मैं जैसे कहता है कि उसी दिन से शायद उनका बहुत बड़ा फैन हो गया था। हम टाइगर वो जो उनका है ऐसे बाल ऐसे करता है। So anyway, और वो लाल गमछा। टू मच लाइक जुम्मा आज भी मतलब गाना चल जाए तो आई थिंक हर आदमी मतलब वो स्टेप कमाल की फिल्म मग है। अरे वो पूरा वो जो क्या कहते हैं डॉकयार्ड का पूरा। सर आई डोंट थिंक अभी तक वैसा कोई शूट हुआ है डॉकयार्ड का काम। एंड दैट डॉल एंड डैनी का पूरा वो जो जला हुआ सब। और पता कमाल की बात है, अगर आपने फिल्म को मतलब पता नहीं कितनी बार देखी, मैंने बहुत बार देखी। इतने बड़े स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर वो लोग एक डॉकयार्ड में लेबर क्लास की फिल्म बना रहे थे। और अगर आप देखेंगे तो लेबर क्लास को उन्होंने लेबर क्लास जिस तरह से रहता था ना उसी तरह से दिखाया है। बहुत बार फिल्मों में होता है ना कि आदमी गरीब होता है, लेकिन आप देखोगे घर देख के गरीब तो लग नहीं रहा। बट दैट वाज अमेजिंग टू सी दैट यू नो द होल जो स्टार्टा था सोसाइटी का, उस पे वो झूठ नहीं बोल रहे थे। रजनीकांत भी थे उसमें। रजनीकांत भी थे। तीसरा भाई गोविंदा होता है। जी वाह साहब। किमी काटकर जुम्मे के बदले चुम्मे के बदले में क्या दोगे बोलो तो। और वो आखिरी में जब वो मिलते हैं उस भीड़ के बीच में। करेक्ट वो कोई मशहूर हीरोइन हो गई है क्या हो गया। और वो पूरा भाग के वो आ रहे हैं और वो वहां से आ रही हैं। बख्तावर नाम होता है उसमें। बख्तावर अनु कपूर साहब और अनुपम खेर साहब का भी एक। मेरे डॉग का नाम बख्तावर है और मुझे ये इतना पावरफुल लगा था ना वो कैरेक्टर। तो माय फर्स्ट डॉग इज बख्तावर। घर पे बलू बुलाते हैं पर द वर्ल्ड नोज हिम एज बख्तावर। इतना वजन है उसमें। बिल्कुल एंड देन जब वो क्लैश होता है टाइगर एंड बख्तावर। और कमाल की बात है उसमें सडनली यू रियलाइज कि विलन डैनी से बड़े वो दोनों हैं।
हाँ अनु कपूर एंड Yes. अनुपम खेर साहब, वो फिल्म देख के मैं हिल और गया। जो फ्लिप था उस कैरेक्टर का अमिताभ बच्चन की, अरे कि डर रहा है, इससे डर रहा है वो, तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा है ये भैया। हाँ वो डिनर टेबल पे, भैया बुरा मत मानना, आपने कभी किसी को मारा है क्या, एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और बच्चन साहब ऊपर देखते बोलता है नहीं, एंड यू नो दैट ये वो आदमी है जिसने बख्तावर से पंगा लिया। भाई साहब, कमाल कमाल कमाल। वी आर ट्रिपिंग ओवर। हाँ उस पर अलग एपिसोड काट सकते हैं सर। नाइस। व्हाइट शर्ट पे बड़ा सही जाता भी था, और लाल गमछा हाँ न जैक। वो सब भी था। अगर आपको याद होगा कि तो गोविंदा ने डांस करके एक फाइट सीक्वेंस था जहाँ पे उनकी बार में ब्रॉल हो जाता है, हाँ एंड बच्चन साहब इज ट्राइंग टू एंटर, और ये दोनों जो भाई वाला, भैया आप बाहर जाइए, भैया आप बाहर आओ जाइए, रहने हाँ, एंड देन स्टार्ट्स अ डांस सीक्वेंस जहाँ पे डांस करके लोग एक्शन करते हैं। क्या रजनीकांत तो और भी कई कुछ एक फिल्मों में पुलिस वाले बने हैं, तो पर वो वैसा, इसमें भी पुलिस वाले थे ना वो। इसमें पुलिस वाले थे वो। हाँ, बहुत दिन से रिवाइज नहीं की। हाँ हाँ हाँ, वाह, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। चालबाज उसमें रजनी सर थे। हाँ, उनकी भी बड़ी सही हाँ जर्नी हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो बचपन में पड़े अप्पा, अरुणाचलम, ऐसी ऐसी फिल्में देख के बड़ा हुआ। ना और दुर्वी सुनना, नूर दुर्वी सुनना माधुरी, वाह, ये उनका एक फेमस डायलॉग था। क्या मतलब हुआ इसका? मैं एक बार बोल दिया मतलब मैंने 100 बार बोल दिया। क्या बात। तो मतलब यू नो इट्स अमेजिंग है। आई वाज लाइक सो फैसिनेटेड विद हिम। कितनी बार कोशिश किया, चश्मा वश्मा नहीं हुआ मुझसे कभी, पर मतलब तब होता था बचपन में, तब बहुत बार ट्राई करता था। बट तो एक तो हम हो गई ऐसी फिल्म, जी, और फिर मैंने देखी दीवार। क्या राइटिंग है साहब। आपको बताऊं, मैं दीवार मैंने इतनी बार देखी हुई है, और कभी कभार क्या होता है आप बहुत बार देख लो तो वो फिल्म आपको ड्रैग लग सकती है, क्योंकि बहुत बार देखी हुई है तो मतलब कुछ नया नहीं है। क्योंकि फिल्मों का मजा तभी है जब आप प्रेडिक्ट ना कर पाए कि क्या होने वाला है, ठीक है, या एंटिसिपेशन हो। अभी पिछले साल बच्चन फेस्टिवल हो रहा था, मैं पीवीआर जुहू में जाके मैंने देखी दीवार। एक तो मैंने पहली बार उस तरह का एक क्रेज देखा पब्लिक में, पहली बार देखा कि फ्रेम में कोई आया तो लोग पागल, बच्चन बच्चन, पागल हो गए लोग। और ये पीवीआर जुहू की बात है, जो मतलब सो कॉल्ड बूर्जुआ, जी, वाह। दैट क्राउड। और प्रोलेटेरियत कहाँ रहते हैं? अंधेरी में आराम लगे। वो सर हर जगह रहते हैं यारी रोड, यस। वो है। तो मतलब यू नो वैसा, मतलब चिल्ला रहे हो। मैंने देखा यार क्या चल क्या रहा है। पिक्चर खत्म हो गई, मुझे पता नहीं चला टाइम का। एंड आई थिंक वो 3 घंटे की फिल्म है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 या 3.5 घंटे की बड़ी फिल्म है वो। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि फिल्म शुरू कहाँ हुई, खत्म कहाँ हुई। मतलब आई थिंक मास्टरपीस है। इनफैक्ट ये कई लोगों की भ्रकुटियां हो सकता है तन जाए, पर राइटिंग के लेवल पे मुझे वो शोले से ऊपर की फिल्म लगती है। मतलब अगर किसी को फिल्मी राइटिंग का, वो क्या टेंशन बिल्ड है एक एक चीज, और जिस तरह से लूप क्लोज होते हैं, रवि का लूप, ये, और बहुत बहुत उसमें स्टैंडर्ड चीजें हैं। 2 भाई, एक भाई, ऐसे यू नो, जो कई फिल्मों में कितनी बार। मुझे लगता है उसके बाद बहुत बार हुआ होगा, मुझे पता नहीं उससे पहले कभी हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं पता। आई हैव नॉट सीन। मे बी दिलीप साहब की फिल्म थी राम और श्याम शायद। वो बहुत स्टैंडर्ड हाँ, वो है I कि know. 2 भाई और दोनों को का अच्छा वो हाँ, नहीं, contrast। मदर इंडिया भी वही है। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट, वो 2 का बिल्ड करना। बट हाँ, मतलब जो ड्रामा कसा हुआ था दीवार में, वो मुझे लगता है कि कभी कोई आपने से फ्रीज करके अमिताभ बच्चन के फादर के जो धरना चल रहा है मिल मालिकों के खिलाफ, हाँ, उसकी तख्तियां देखिएगा, इतने प्रोग्रेसिव नारे लिखे हुए हैं उन पे, इंकलाब जिंदाबाद के साथ साथ। बिल्कुल जहाँ से खुलती है फिल्म, मेरे ख्याल से वहीं से बिल्कुल, खुलती वहीं है। से खुलती है, वहीं से बारिश खुलती है। और बारिश हो धरना रही है। प्रदर्शन चल रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। फिर वो वापस आए, मैंने उनकी सारी मांगे मान ली, और फिर वो रेल में जा रहा है। वाह साहब। और वो ट्रैक खत्म किया, ऐसा नहीं कि उस ट्रैक को छोड़ हाँ, दिया, पूरा एंड तक वो वो लेकर आया। मांग को जब वो, ये आई थिंक सलीम जावेद साहब की कमाल की बात ये होती थी कि दे वर ऑलवेज लाइक, मुझे लगता है कि हाँ, क्या चाहिए खोल दूं? मुझे लगता है
माइक का ना रब हो रहा है तो आवाज आ रही है। क्या तो आप खोल दूं? हाँ ऐसे ही। ठीक है। तो पहली बार देखा किसने बोला क्या खोल दो। खोल दो? कभी ऐसा हुआ कि क्या? आपको कोई एक्टिंग असाइनमेंट में कहा गया कि नहीं नहीं शर्ट उतार दो? अभी हुआ, राणा नायडू 2 के शूट पे हुआ मुझे। हाँ मुझे बताया नहीं, सुपर ने एकदम से बोल दिया अरे शर्ट उतार दे सीन में। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार, मैंने सुना है एक्टर्स बोलते हैं 3 दिन चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, शुगर कट करो, ये करो वो करो, आप बोल रहे हो मुझे एकदम से। फिर मैंने बोला कि फिर मैं एक्टर किस बात का अगर मैं शर्मा गया। तो खोल दी सर मैंने। एक्टर रहना गुरु, स्टार तो जैसे हैं नहीं वैसे यार, हैं। और वही तो बात है, मतलब एक्टर से ही स्टारडम का रास्ता है, वैसे मुझे ऐसा लगता है। मैं एक्टर हमेशा रहना है, एक्टर स्टारडम हमेशा तो रहना। ऊपर नीचे हाँ, सेंसेक्स वो है। एग्जैक्टली। मोहब्बत तो उसी मुझे से लगा है। हाँ, जो जिससे प्यार है वो कर लिया मैंने, कर दी, उतार दिए मैंने कपड़े। मजा आया, बड़ा लिबरेटिंग था। एक्सपोज करके मजा आया। लिबरेटिंग था। इतनी सारी घूरती निगाहों और लेंस के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जाके दोस्तों को बोला कि मेरा पहला शर्टलेस सीन। ये भी होते हैं ना पहली एक तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें पहली बार भी हो रही है ना, पहला एक्शन सीन, पहला स्टार को धौंस देना वाला सीन, पहला ये सीन, पहला वो सीन। तो मैं आजकल जब भी मेरा कुछ भी काम करता रहता हूँ, मुझे लगता है यार ये मेरे साथ पहली बार हुआ। वाह। तो मुझे हर चीज में कुछ फर्स्ट टाइम वाली जो मजे आते हैं ना, वो आ रहे हैं। बताइए फिर, फर्स्ट ऑन स्क्रीन किस। ओह फर्स्ट ऑन स्क्रीन किस मेरी आई थिंक किसके साथ थी? नुसरत के साथ किस नहीं था उस फिल्म में, वो एक इंटीमेट सीन था। आई थिंक फर्स्ट ऑन स्क्रीन किस जो है वो मेरी मैनिक्विन के साथ था, अज्जी में। फिर मेरी दूसरी जो रियल लाइफ ऑन स्क्रीन किस है वो है अभी राणा नायडू 2 में, पहली बार। चीख चीख के सारे सीन बता दो। नहीं कुछ पता थोड़ी चलेगा, बट हाँ क्यूरियोसिटी जगेगी शायद। नहीं नहीं, इसी की तो वो रीले करती है ना, स्त्री 2 का जिना अब चूमता नजर आएगा। फाइनली उसको भी एक स्त्री है। ये यार, ये पता नहीं, सब लोग बोले हैं तुमको कोई स्त्री क्यों मिलेगी। मैंने अमर भाई को बोला कि प्लीज यार 3rd पार्ट में एक रख लेना, मेरा भी एक लव इंटरेस्ट। जना जैसे इंसान का भी होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि कमाल की लिखाई, कमाल का डायरेक्शन, बैकग्राउंड स्कोर, सारी चीजें, और फिर परफॉर्मेंस तो है ही, बट इट्स अ टीम एफर्ट एज यू सेड। नीरेन भट्ट ने जैसे लिखी है, और सबसे बड़ा हासिल कि लोग सिनेमा, मैं खुद फ्राइडे के दिन देखने गया, फर्स्ट डे देखने गया आफ्टर एजेस, और ये उस तरह की फिल्म नहीं जिसके लिए आप सिनेमा घर जाते हो, नो ऑफेंस। आप RRR या कल्कि जैसी फिल्मों के लिए जाते हो, क्योंकि स्केल बड़ा है, यू नो। हमने भी बढ़ाया स्किल अपना। पर स्त्री 2 आप गए क्योंकि आपको पता था कि राइटिंग बहुत बढ़िया, मजा आएगा। आप 2-2.5 घंटे, और वो फिल्म हॉरर फिल्म नहीं है, मुझे पता नहीं चला। नहीं है, मतलब वो आपको सिर्फ डराती नहीं, ऑल इन ऑल वो इतना सटल बैलेंस है। और मुझे तो लगता है कि अब वो एडवेंचर फिल्म बन चुकी है, क्योंकि कैरेक्टर्स जब चिपक जाते हैं ना। स्त्री 1 में यही हुआ। स्त्री 1 में आई थिंक मुझे लगता है कि किसी भी इस तरह की फिल्मों का ना फर्स्ट पार्ट जो होता है ना, वो ओरिजिन स्टोरी होता है, कि कैरेक्टर्स एक बार चिपक गए ऑडियंस पे, अब उन कैरेक्टर्स को अब अलग अलग जगह पे ले जाओ। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने अमर भाई को ये बोला था कि यार ये तो आपने लिख दिया मैग्नम ओपस। अच्छा, आपको था ये यकीन? मुझे पूरा यकीन था। मुझे अमर भाई पे भी बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि वो आदमी, वो बहुत बार बोलते रहते हैं कि कोई नहीं बोल सकता है यहाँ पे, सॉरी। बोल दीजिए, मैं एडिट मत करेंगे। नहीं है। कानपुर वाले तो वैसे ही बोल देते हैं। तो कानपुर वाले ही हैं, पता है, तो इतना संकोच क्या कर रहे हो बोलने में? बस ऐसा लगा कि पता नहीं लल्लन टॉप की ऑडियंस को ये सब पसंद आए ना आए। हल्के में ले रहे हैं। नहीं तो मैंने उनको बोला था कि अमर भाई ये आपने ना, ये कुछ बड़ा होने वाला है, या तो ये फॉल फ्लैट होगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ, या तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। पता था यार, उनका विजन है यार। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनका ना विजन थोड़ा होता है बड़ा, बस कह नहीं सकता। मैंने आबा जब उनकी पहली बार देखी तो मुझे लगा था यार हिंदुस्तान में ऐसी फिल्म मैंने नहीं देखी है। अरुणाचल प्रदेश के किसी गांव में दादाजी और दादी जी और एक पोती को लेकर कहानी बनाना, जो बर्लिन में जाके जीती थी, वो सोच ही मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। सो आई थिंक ही हैज अमर भाई हैज द टैलेंट ऑफ थिंकिंग ओरिजिनल, जो मुझे आई थिंक सबसे ज्यादा
अट्रैक्टिव बात लगती है उनकी। बड़ी फ्रेश कास्टिंग थी स्त्री की। मैंने नहीं की थी। नहीं मैं तो मैं बस बोल रहा हूँ। हाँ, थी फ्रेश कास्टिंग थी। मतलब अपार शक्ति और आपको लेके आना राजकुमार के साथ जी। बहुत, इनफैक्ट स्त्री 2 भी सबसे ज्यादा वहीं पे वर्क करती है। ठीक है, श्रद्धा ने बहुत अच्छा काम किया, राजकुमार, जहाँ पे आप लोग हो, सब लोग, मतलब आप, राजकुमार, पंकज भाई, ये सब बहुत। हाँ, आई थिंक किसी ने बड़ी सही बात बोली कि वी ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यस, ये कोई I किसी think- को खा नहीं रहा है। हाँ, और ये कोशिश भी नहीं है। हम्म, कोशिश भी नहीं है। मतलब स्त्री का सेट वैसा सेट है ही नहीं कि मतलब किसी के, अगर कोई इनसिक्योर हो भी रहा है ना बाई चांस, तो भी वो पकड़ी जाती है चोरी, और एक दूसरे को बोला जाता है कि यार तू मतलब ये तू नहीं अच्छा जा रहा तेरा इम्प्रोवाइजेशन। उदाहरण मान लीजिए कोई जोक, इम्प्रोवाइजेशन करते करते कोई एक मान लीजिए जोक बारा, और वो जोक अच्छा नहीं लगा, या लगा कि यार इसका सीन है, तू बीच में घुस के लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, तो अमर भाई या तो माइक पे बोल देंगे कि तू चुप कर, या इसकी जरूरत नहीं है, या फिर एक्टर्स ही आसपास में बोल देंगे कि मत करना यार, ये हो रहा है ना, अच्छा करने देना। हमारे बीच में ना वो वाली बड़ी सही चीज है कि वी आर नॉट स्कैर्ड टू ऑफेंड द अदर व्हेन वी आर एक्टिंग। अगर कुछ मजा नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा मजा इम्प्रोवाइजेशन में। और बहुत बार मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कॉमेडी में अब एक स्क्रीन प्ले होता है जो कि एक ढांचा देता है आपको, अब उसके बाद आप छोटे छोटे एडिशंस करते हैं एज एक्टर्स। एक तो नीरेन भाई ढांचा इतना बढ़िया देते हैं कि उसमें मजा आता है कुछ खेलने का, और वो चाहते भी हैं। पहले राइटर हैं जो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि पॉजिटिव नहीं है अपने राइटिंग को लेकर। भेड़िया के टाइम पे भी मुझे याद है, मैं हमेशा उनको बोलता था कि मैं बोलूं, होता है ना आपको डर लगता है कुछ भी चेंज करने से पहले, कुछ करने से पहले, कि राइटर वहीं पे है सेट पे, वो सेट पे रहते हैं, नीरेन भाई सेट पे रहते हैं, तो कि यार बस ये साहब वाह। हाँ, वो रहते हैं सेट पे, वो देखते हैं क्या चल रहा है, तो उनसे बोलूं कि यार ये कर दूं वो कर दूं, वो हमेशा बोलते हैं तू कर यार, तो जो लग रहा है कर। अब सीन लिखना है, लिखते हैं, साथ में लिखते हैं। Nice. सो कोलैबोरेशन जो है ना वो बनाती है, मुझे लगता है कि इस फिल्म को स्पेशल, तो मजा आता है। आई थिंक वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू शूटिंग द फिल्म। Tell me about the endearing responses you got for Stree 2. देश भर से, दुनिया भर से आ रहे होंगे, पर सबसे इंडियरिंग तो मेरी माँ का था। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे फोन पे पूछा, क्या नाम है माता जी का? सुमीरा बंदोपाध्याय। सुमीरा। सुमीरा। क्या करती हैं माता जी? हाउसवाइफ है। और मतलब जो कि अपने आप में एक फुल टाइम हाँ, जॉब है। बिल्कुल बहुत बड़ा जॉब है, और बहुत अच्छा खाना बनाती है। मतलब आई डोंट थिंक, मैंने सब लोग कहते हैं कि माएँ, उनकी माएँ अच्छा बनाती हैं। कहाँ रहती हैं? खड़गपुर, दोनों, पापा मम्मी दोनों। मतलब मैं कभी IIT खड़गपुर लेक्चर देने जाऊं तो घर पे भोजन? हाँ, बिल्कुल होगा। आप कभी भी जाएं तो प्लीज मुझे आप फोन करें, एंड यू हैव टू। आई थिंक मुझे लगता है कि बेस्ट बंगाली आपने खाया होगा खाना बहुत जगह, मेरी माँ का हाथ का खाना खाएंगे। बेस्ट तो मेरा अगला मील होता है। बेस्ट के लिए मैं चलिए अगला जो भी मतलब, हाँ मतलब तो, ये वाले पे जाएंगे, खड़गपुर का बेस्ट मील आपको खिला दूंगा आपके घर पे। नहीं मेरा मतलब यही था कि मैंने अभी तक बेस्ट नहीं खाया, वो मैं सुमीरा आंटी के पास जाके खा लूंगा। मतलब शी इज वेरी फेमस, मतलब मेरे सारे दोस्त पागल हैं। बीच में मुंबई भी तो आती होगी। आती है, आपको भी होना ज्यादा पड़ेगा। सीधी फ्लाइट नहीं, मैं आ जाऊंगा जहाज पकड़ के। चलो डन। खड़गपुर का रास्ता थोड़ा लंबा है, सच बता रहा हूँ, और मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। मतलब भाई साहब मैं भोजन करने के लिए दरिया और पहाड़ पार करता हूँ। क्या बात है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इंटरव्यू में बात की बात निकली। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अभी भी पहले भोजन पे मिले हम लोग, तो मुझे समझ में आ गया कि यार अभी आप यहाँ से जाके कैफे लोटा में सब्जियां खाने वाले हैं। बिल्कुल आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। मुझे भी एकदम मम्मी की फिश करी याद आ गई, बहुत दिन हो गए खाए हुए। और इतना कोशिश किया, खुद से बनाने की कोशिश की, कुक को संभालेंगे, नहीं बनता है। पता नहीं क्या कैसे बनाती है क्या, समझ में हमारे दोस्त हैं जाकिर, वो कहते हैं कि साहब समझ में आ जाए फिर जादू किस बात का। सही बात, ये बात भी सही। क्या बात है जाकिर, सही बात। पिछले दिनों हम सौरभ शुक्ला हैं जो कमाल के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, वो घर पे आए थे। तो वो उनकी पत्नी है जो बहुत कमाल की डायरेक्टर हैं, बर्नाली। अभी उनकी एक फिल्म आई है जून करके, तो उनका जिक्र कर रहे थे। और वो साइंस की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, एंड देन शी स्विच टू डायरेक्शन, रामू को असिस्ट किया, वो सब किया। शी सेड अ ब्यूटीफुल थिंग विच स्टेड विद मी, एंड मैंने सौरभ शुक्ला जी से पूछा नहीं, पर ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि मुझे लगता है दर्शकों के साथ आपके साथ शेयर करनी चाहिए।
So he inquired with Bernali, हाँ his friend, his wife, his partner, कि यार तुम इतना बढ़िया कर रही थी साइंस में तो क्यों आ गई आर्ट में? She said कि I have great respect for science and everything, but science demystifies everything. ओह वाह Now this is such a beautiful logic. वाह, तो तभी शायद मेरी साइंस में रुचि नहीं रही। इंटरेस्टिंग है। अंकल जी इसने ट्यूशन बंक की है ये यहाँ पे। बंक किए, मैं तो ट्यूशन के पैसे लेके जाके अपने दोस्त के साथ पार्टी करता था। क्या पार्टी करते हैं? ऐसे ही जाके कहीं खाने, दिल्ली में मतलब सर। बताइए वो 1500 रुपए की कहानी बताइए, 500 मम्मी के, 500 भगवान के, 500 दोस्तों के। क्या बात है। हाँ तो मतलब यही ऐसे ही 1500 रुपए की ट्यूशन फीस भी होती थी। देवडी के लिए मिले थे? नहीं, रंग दे बसंती की। रंग दे बसंती। पहले ट्यूशन वाली बताता हूँ। ट्यूशन में पहले मम्मी पापा ने लगाया मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स PCM। उनको लगा इंजीनियर बनेगा बेटा। कंप्यूटर भी खरीद के लाया 50,000 का। वाह। ठीक है, उस जमाने में मतलब कंप्यूटर घर में रखना गवर्नमेंट क्वार्टर में बहुत असेंबल भी होते थे तब तो, CPU अलग, मॉनिटर अलग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। HCL कंपनी का था वो। वाह। और मतलब पापा को लगा बना के छोड़ूंगा मैं इसको इंजीनियर। उन्होंने मुझे क्या कहते हैं पैसे दिए और हम लोग जाते थे, मैं और मेरा दोस्त था अदनान, जो कॉलोनी का ही था। ये कलपक्कम की बात है? नहीं, दिल्ली पुष्प विहार। अच्छा, इधर आ गए थे? हाँ, इधर आ गया था। पिताजी की पोस्टिंग यहाँ यहाँ आ गई थी हेडक्वार्टर्स में। हाँ। तो फिर अदनान और मैं जाते थे रोज। एक दिन अदनान ने बोला कि सुन यार, मुझे लगता है फिजिक्स की जरूरत नहीं है हमें ट्यूशन की, केमिस्ट्री और मैथ्स चला लेते हैं। फिजिक्स वाला पैसा जो है रख लेते हैं, उसमें चले जाएंगे हम लोग घूमते, कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी ये खा लिए। पार्टी का मतलब यही होता था। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द नॉन वेज फूड। अदनान साहब जो है उनको पता था अलग अलग जगह पे कहाँ पे बढ़िया कबाब मिल रहे हैं। वाह साहब वाह। है ना, बढ़िया चीजें। वो मुझे लेके जाता था ऐसी ऐसी जगहों में, चिराग दिल्ली और ये वो। तो हम लोग जेन्युइनली फूड ट्रिप्स करते थे। अगर अभी सोचता हूँ कि अगर तब यूट्यूब होता तो मैं तो बहुत बढ़िया फूड मचा दिया होता मैंने और अदनान, मतलब हम बहुत बड़े स्टार्स होते यूट्यूब के। क्योंकि ऐसे ही हम ढूंढते थे। कभी CR पार्क चले गए, CR पार्क में क्या क्या मिल रहा है वहां खा लिया। फिर अगर काचा गोला याद आ गया सर। भूख और बढ़ने लगी तो सोचा कि यार केमिस्ट्री भी संभली जाएगी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ले लेते हैं। फिर मैथ्स भी ले लिया, तो हम जाते ही नहीं थे बेसिक ट्यूशन। वाह। ऐसा हमने 3-4 महीना स्कैम किया। फिर पापा ने पकड़ लिया, फिर बहुत सुताई हुई, उसके बाद लाइन पे आ गए। वो तो जरूरी है, देखिए आग को पानी का डर बने रहना चाहिए। पापा लोग पिटाई उटाई नहीं करेंगे तो उनके नंबर कट जाएंगे ना। आपके पापा ने कभी हेड बटन मारा आपको? देखिए मुझसे सच मत कहलवाइए। हेडबट सर, हेडबट। अरे आप हेडबट तो छोड़िए, जितने किस्म के औजार। देखिए मैं औजारों से नहीं डरता, वो तो मेरे को बहुत पड़े। सर जब आपके पिताजी की हाइट 6 फुट 2-3 इंच हो और उनके जूते का साइज 10.5 हो, जी जी चमड़े का वो जूता हो, जी जी। और खेत से वो लौटे हो, और जब वो जूता ना होके इंची टेप हो जाए और सर से पांव तक आपको नापे, तब सारी कविताएं जो है सही बात है, रहने ही दीजिए। सही बात है, कहाँ ही ले जा रहे हैं। नहीं, मैं तो शॉक में चला गया था, क्योंकि मेरे पिताजी ने ऐसे यूं मारा मेरे को, तो मुझे लगा ये कौन सा जिनेदिन 98। मैंने कहा ये क्या हो गया यार। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना कि चांटा पड़ जाएगा। 1998 का फीफा वर्ल्ड कप जी, फाइनल मैच, हेडबट। करेक्ट है और हाँ नहीं बेटा, नहीं अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। नहीं 2006 नहीं। फेवरेट थे ब्राजील। करेक्ट। अभी हेडर की बात कर रहे हैं, छाती पे मारने की बात नहीं कर रहे हैं। इटली के प्लेयर को हेडर मार के गोल किया और सारे पीली जर्सी वाले सन्नाटे में आ गए थे। करेक्ट। यू मस्ट बी सॉरी। पर ये एक्टिंग में तो बात होती रहेगी, कास्टिंग वास्टिंग भी। थोड़ा खाने की बता दो हमको। बताओ क्या खा। दिल्ली की हमको थोड़ी रिकमेंडेशन दे दीजिए। मूलचंद के पराठे, वो तो मतलब मुझे लगता है हो कि गया। हाँ क्या क्लीशे हो गया। क्लीशे हो गया क्या? बहुत। हमारे टाइम में पता नहीं बहुत अच्छा होता था। अब मैंने देखा है कि कुछ दुकान बन गया। नहीं, जनरली बता रहा हूँ, मैंने उससे बढ़िया पराठे नहीं खाए। एक तो मूलचंद के वो वाले पराठे, और एक IIT नहीं IIT नहीं, वो जो दूसरा वो कौन सा कमला नेहरू कॉलेज वाला जो रोड है, वो कौन सा रोड है वो? ITO नहीं, जहाँ पे एक ऑडिटोरियम भी, ओशियन सिनेमा फेस्टिवल होता था, जहाँ पे इंडियन ऑयल का शायद ऑफिस है बहुत बड़ा, वो जो पूरा एरिया है। वो एरिया तो वही है ITO के तो आसपास। वहां पे भी एक पराठे की दुकान होती थी, मुझे याद है।
ये मैंने उससे बेटर पराठे आज तक नहीं खाए। तो एक तो वो एक चंगेजी चिकन फिल्मिस्तान के पीछे वाह छोटी सी दुकान थी। हाइजीन पे मत जाइएगा। वो क्या होता है? हाइजीन वो क्या होता है? चलो हम बढ़िया। जानते ही नहीं। तो मतलब टेस्ट, मतलब वो उससे बेटर मैंने चिकन करी या उसमें क्या कहते थे खमीरी। क्या खासियत होती है चंगेजी चिकन की? पता नहीं, मतलब वो वहीं पे क्या बोलते हैं, बड़ा सा एक तवे पे वो चिकन फ्राई करते थे, वहीं पे क्या मखाने के साथ उसको पता नहीं उसका एक बड़ा वाह। सही मसाला बनता था। और वो मखाने सामने का तो सामने अंग्रेजी में बड़ा अच्छा नाम है ना क्या कुछ? बोलते हैं, हाँ कुछ है वो क्या पफ बोलते हैं। हाँ फॉक्स नट, Fox Nut, सुपर फूड। बिल्कुल। अब सुपर फूड बन गया, पहले तो उसकी कोई औकात थी नहीं। मखाने की पहले भाई कुछ साहब नहीं। खीर खा लो आप, हाँ। थोड़ा सा जाफरान पड़ा हो। मखाने की खीर खाई कि नहीं? नहीं यार, ये नहीं खाई। ये कहाँ खाई आपने? घर पे खिलवाता हूँ मैं आपको। क्या बात कर रहे हो, वाह। अभी पिछले दिनों मानव healthy कौल भी और होगा। अमित सियाल आए थे। अरे साहब भयंकर भेरेंट हेल्दी है। पर खीर में मतलब कौन सा दूध, गाय वाला दूध ही जाएगा या ओट मिल्क के साथ भी बन सकता है आजकल? आप वीगन हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वीगन नहीं, मैंने दूध ही छोड़ दिया मैंने। नहीं, ओट मिल्क पीना है तो छोड़ ही दो फिर। हाँ वही छोड़ दिया, दूध पेवर गाय का एकदम पीली मलाई वाला, चलो बढ़िया। बिना इंजेक्शन का है। वाह साहब, मखाने की खीर और पराठे हो गए, खीर हो गई, और मेरे हो गए पराठे हो गए, और क्या चिकन चंगेजी हो गया, चिकन चंगेजी। अब वही सब तो दरियागंज और वो सब तो खैर सबको ही पता है क्या है। नटराज के दही भल्ले सबको, और इधर के वो। हाँ, ये सब सबको पता है। पता नहीं मुझे, ऐसा दिल्ली मेरे लिए ऐसा है कि मैं कहीं भी उतर के, जैसे साउथ एक्स पे ना, साउथ एक्स में एक ठेला हुआ करता था, हाँ ठीक है, वो बड़े बड़े शोरूम्स, महंगे महंगे कपड़े बिक रहे हैं, और बाहर एक ठेला हुआ करता था जो कि बटर चिकन बेचता था। वाह। अभी पता नहीं है कि नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मतलब वो बटर चिकन मैंने, जो बड़े बड़े नाम, आजकल तो कोर्ट केस भी चल रहा है दो दुकानों के बीच में बटर चिकन कौन किसका है, हाँ, उससे बेटर मैंने वहां खाया था ठेले में। ये दुकान बंद कराएगा। अब मुझे पता नहीं वो ठेला वाला है कि नहीं है, बट हाँ। मक्खन। और वो इट्स नॉट सपोज्ड टू बी वेरी स्वीट। द प्रॉब्लम विद बटर चिकन इज कि मतलब बहुत लोग उसको बहुत मीठा बना देते हैं। ग्रेवी उसकी। हाँ ज्यादा ही मीठा, वो मीठा नहीं है, उसको कुछ एक चटपटा वाली बात होती है, कुछ एक क्या कहते हैं उसको, वो जीभ के किनारे हल्का सा टेंगी रहे, जी 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 जी, वो थोड़ा दानेदार रहे ग्रेवी, पूरा एकदम जिसे कहते हैं एकदम लिक्विड, दुरदुरापन हल्का सा, दुरदुरापन। ज्यादा स्मूथ कर देते हैं कम्बा। वो स्मूथ में मजा नहीं आता। एक तो ससुर हर चीज में क्रीम डाल डाल के ना, ये बहुत हो गया, क्रीमी लोग और क्रीमी करी, आग लगे ससुर। आजकल सुना है मोमो में भी क्रीम जा रहा है। अरे आग लगे ससुर, क्या क्या तो नहीं हो रहा है मोमो में, है शेजवान और पता नहीं क्या, हाफ फ्राइड, फुल फ्राइड, डीप फ्राइड, डबल फ्राइड। जितने डोसा के वेरिएशन बम्बई में है, मुझे लगता है उतने ही मोमो के वेरिएशन दिल्ली में। तो बम्बई में डोसा खाए हो आप? नहीं, चीज डोसा, क्या कहते हैं, शेजवान डोसा, मसाला डोसा। पर मैं के सूरत मतलब और इतने अहमदाबाद की नाइट स्ट्रीट्स में गया हूँ, वहां पे इस तरह के भयंकर प्रयोग बहुत होते हैं। फ्यूजन्स बहुत होते हैं। अरे भाई साहब फ्यूजन, मतलब वो कुल्फी में बेसन लपेट के फ्राई निकालते हैं, मतलब क्या ही करते हैं। मैं देखा गुलाब सैंडविच जामुन में- के पकौड़े खाए आपने? गुलाब जामुन के पकौड़े मेरे लिए पाप है, देखना पाप है। मैं गुलाब जामुन को गुलाब जामुन की तरह बरतना चाहता हूँ, दोने में एक गुलाब जामुन हो जी। और जो बस इंतजार कर रहा हो कि एक वो बांस के टुकड़े की बनी हुई चम्मच धंसने की कोशिश भर करे और वो यूं खुल जाए जैसे 3 दिन पुराना खिला गुलाब है। आपकी क्या हथेली के स्पर्श भर से उसकी पंखुड़ियां बिखर जाती हैं, ऐसा। और भीतर से जो भाप निकले वो भीतर एक पिस्ते का टुकड़ा होगा, किशमिश होगी और वो भुने देसी घी की जो खुशबू उठेगी चाशनी के साथ। कमाल साहब, ये जो आपने व्याख्या की है गुलाब जामुन की, मैं बहुत दिनों से नहीं खाया। मैं आज जाके तुरंत पहली चीज करने वाला हूँ। गुलाब जामुन बहुत दिनों से नहीं खाया। जीभ जले तो जले, गुलाब जामुन की गरमाई से जले, बिल्कुल टिप। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बंगाल में तो रसगुल्ले भी गरम मिलते हैं, पता है ना आपको? नहीं पता? गरम नहीं पता? नहीं। अरे क्या बात। कलकत्ता में एक, ये मैं कमाल है वैसे, मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ, दे डोंट नो दिस बट इट्स अ थिंग।
गरम रसगुल्ले हाँ जब ताजा ताजा बनते हैं ना तो रसगुल्ले तो सबने खाए हैं, पर वो जो गरम वाला होता है एक, और थोड़ा ज्यादा गरम भी नहीं होता, मतलब जैसे कहते हैं हल्का सा, हाँ वो गरम रसगुल्ला जब मुंह में डालेंगे साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरम का तो नहीं पता, पर ठंडा रसगुल्ला और उस पे हल्का सा केवड़ा और गुलाब जल वाला वो जो काचा गोला खाएंगे ना फिर तो, अब तो जाके हैं? देवियों और सज्जनों, जब देवता इंसानों पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक मिठाई इजाद की जिसका नाम है काचा गोला। छेने से ही बनती है और उस पे कच्ची गरी होती है। काचा गोला, आपका तो नाम ही है गोला। गोला। वाह साहब वाह, क्या मिठाई है, इतनी सुवासित मिठाई, हल्की सी ग्रीसी होती है हाँ, पर हल्की भर होती है, ऐसा नहीं कि जीभ पे पूरी कोटिंग उसी की हो जाए। और कमाल की बात है इतना मीठा भी नहीं होता है। हाँ, ये बड़ी जरूरी चीज है। ये नहीं कि एकदम चीनी का मतलब वो लग गया, आपको शौक लग गया। और काचा गोला खाने के बाद क्या होता है कि जब आप सांस भीतर से बाहर आ रही होती है ना, तो उसकी खुशबू के साथ आती है, ऐसा लगता है कि आपके पूरे फूड पाइप में काचा गोला में जो और द्रव्य डाले गए हैं खुशबू वाले, वो बस गए हैं। चलो अगली बार लेकर आऊंगा मैं आपके लिए वाह काचा साहब, गोला, जब भी कलकत्ता से आऊंगा। वाह भूख लग गई अब। और ये सब छोले भटूरे वगैरह अब नहीं, हाँ भटूरे हमारे क्या कहते हैं चाचे थे भटूरे अपने कमला, अरे खाने के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब तो किया ही नहीं मैंने। अपना कालेशा, कालेशा का नाम सुना आपने? कहाँ पे है भाई साहब ये? सर ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी कमला नगर मार्केट में है कालेशा, वहां मिलती एक है। तो हम लोग जेएनयू वाले डीयू ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, यूपीएससी की तैयारी नहीं की, उधर जाना हुआ नहीं, और अब जाऊंगा। हमने किया, कालेशा, हम तो गए थे जेएनयू बहुत बार, हम तो जहाँ जाके नाटक परफॉर्म भी करते थे। वाह। आप जब नाटक परफॉर्म करने आते तब मैं वहां पढ़ता था। अच्छा। यस, मेरा 4 से 6 मास्टर्स है, आपका 3 से 6 ग्रेजुएशन है। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो आप आए होंगे 4 से 6 के बीच बिल्कुल में। I was बिल्कुल आया, student बिल्कुल आया। वाओ वाओ, उनका वो आपको जो बड़ा सा एम्पी थिएटर था ओपन एयर वाला, KCOAT। उस पे किया हमने परफॉर्म। तो खैर भूल जाऊंगा। कालेशा, उसमें मिलता है बेदमी पूरी, आलू की सब्जी और लस्सी। ये खा देखिए, लीजिए, अब दिन बन बेदमी जाएगा। पूड़ी तो खानी है तो फिर ग्वालियर जाना पड़ेगा, एक बार शायद। लेकिन ग्वालियर नहीं जाएंगे हाँ तो तो यहाँ ये खा ये लेंगे। ये वाला, और ऑफ कोर्स चाचा दे भटूरे, वो जो जो हम लोग दुरदुरेपन की बात कर रहे थे हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ। बेदमी पूड़ी के अपर टेक्सचर के ठीक नीचे जो हल्की पिसी दाल, थोड़ा सा दानेदार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाह, वो आपको लेयर्स में टेस्ट देता है, हाँ। वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ऑफ कोर्स चाचा दे भटूरे, वो तो सब लोग जानते हैं। और हींग के जोर वाली उसके साथ जो सब्जी रहती है, करेक्ट हैं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसमें हींग की प्रधानता रहे। और लस्सी में एक हल्की सी वो मलाई में, पता नहीं वो क्या करते थे, वो मलाई इतनी सुंदर, बहुत, मैं तो मुझे लग रहा है कि मैं गया नहीं बहुत टाइम से। ये सर दुनाली का फायर है, लग गया तो बचेगा नहीं। पहले तो पूड़ी का आलस चढ़ेगा अंतड़ियों से आंख तक, और उसके ऊपर लस्सी का आलस, वाह, आंखें मुंद मुंद जाएं। जी जी जी, है? वैसे ही होता था। ऐसा आलस तो मधुबाला की आंखों में कभी नहीं आया होगा। है, वो एक बहुत खूबसूरत सीन है ना मुगले आजम का, मधुबाला लेटी हुई है और सलीम का किरदार उनके ऊपर मोरपंख घुमा रहा है, और तानसेन गा रहे हैं, जो कि उस्ताद आमिर खान साहब ने या बड़े गुलाम अली खान साहब थे, हाँ बड़े गुलाम अली खान, तो उनका आलाप है वो। तो कैरेक्टर तानसेन का है और वो पंख घूम रहा है, और क्या आलस आता है। एक तो मधुबाला की आंखें इतनी खूबसूरत हैं, जहां निसार दे कोई, वो निहार भर दें बस, वल्ला। बहरहाल Sometimes ऐसा काले मुझे शाह लगता है की, कि हम लोग मतलब अनलकी हैं कि उस जनरेशन में पैदा ही नहीं हुए जिस जनरेशन में मधुबाला पर्दे में दिखती थी। अनलकी। नहीं, मैं सर इससे थोड़ी सी नाइत्तेफाकी रखता हूँ। जी बताइए। कुछ चीजें हैं ना, वो अपने ना होने में ज्यादा अमर होती हैं। मुझे थोड़ा सा, मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर दिव्या भारती जीवित होती, अच्छा ही होता, उनको लंबी उम्र मिले सबको, पर उनके अचानक जाने ने जो एक बिल्ड किया ना, दैट डीमिस्टिफाइड मिस्टिफाई, अरे यार क्या कमाल की थी वो। दीवाना है ना फिल्म,
वो जब मार दूंगी बोलती है तो आपको लगता है कि सारे मुलायम गालों वाले क्रीमों के इश्तिहार इसी लड़की के लिए तो बने हैं, सही इसी से तो पॉपिंस की खुशबू आती होगी। सही बात। वाह। और फिर वो एक दिन अचानक चली गई है, और उनकी जो आखिरी तस्वीर है वो लाल जोड़े में है। तो क्योंकि हम अपना स्नेह प्रक्षेपित कर रहे हैं ना मधुबाला को, अरे साहब होंगी बाबा के जमाने की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर हमने भी तो देखा है वो मरून ब्लाउज। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, वाह। काले शाह की बेदमी पूड़ी पे आते हैं। जी। और एक मोमोज पॉइंट बोल के एक जगह है जहाँ पे चाइनीज खाता था मैं वहाँ पे। पॉकेट आई थिंक पॉकेट मनी मिलती थी 50 रुपए रोज के शायद रोज के, याद नहीं है मुझे। 50 रुपए रोज के मिलते थे। आपने बताया नहीं कि आप बहुत अमीर परिवार से नहीं 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 नहीं, मैं वही सोच रहा था कि रोज के मिलते थे हफ्ते के मिलते थे, याद नहीं, बट 50 रुपए मुझे याद है। पर इसमें कोचिंग के पैसे थोड़ी जोड़े अभी। नहीं नहीं नहीं, हो ही जाता होगा। ये तो कॉलेज टाइम की बात है। अच्छा, कॉलेज में तो मिल जाते होंगे कॉलेज में 50। तो हाँ, कॉलेज टाइम की बात है। 50 रुपए जो देते थे, और वो 50 रुपए लेकर मैं, मेरा दोस्त शुभम, वो राइटर है, एसोसिएट डायरेक्टर, ई बालेऊ फिल्म देखी होगी आपने। हाँ, अरे बहुत अच्छी फिल्म है। तो उसका राइटर और एसोसिएट डायरेक्टर। और मेरा एक और दोस्त था तुषार पांडे, जो छिछोरे में मम्मी का कैरेक्टर करता है, चश्मा पहने हुए। हम सब प्लेयर्स के साथ में हम लोग हर रोज तीनों अपने पैसे मिलाते थे, और वो नूडल्स, हक्का नूडल्स, चिकन और मोमोज, वो स्वाद कहीं नहीं मिला है मुझे। पता नहीं क्या है उस मतलब शायद कलकत्ता के चाइना टाउन का चाइनीज वो खाया है मैंने, और कमला नगर का क्या कहते हैं मोमोज पॉइंट और चाइनीज हट का चाइनीज, ये दोनों मैंने इससे बड़े। सर तब मेहनत ज्यादा थी तो पेट में भूख ज्यादा थी, मतलब भूख अभी भी है दूसरी चीजों की, काम की। आपको लगता है उसलिए ज्यादा टेस्टी लगता था? बेसिकली के दिन थे हो ना, सकता है, बिल्कुल हो और सकता है। तब हमारी यादें थोड़ी ज्यादा स्थायी थी क्योंकि डेविएशंस कम थे। घूम रहे हैं तो घूम ही रहे हैं ना, एक नजर मोबाइल पे नहीं है। सही बात है, थैंक गॉड नहीं था। हाँ, क्या दौर था साहब। तो ये सब करते कराते आप बंबई पहुंच गए भाई साहब। साल कौन सा था? 2009 में पहुंचा मैं बॉम्बे। 2 साल दिल्ली में काम किया। क्या काम किया? एनडीटीवी में गुस्ताखी माफ बोल के एक शो आता था जी, उसमें मैं वॉइस ओवर करता था। पपेट्स होते थे Puppets और होते पॉलिटिकल थे। सटायर होता हाँ, था। अभिनंदन सेकरी भी काम करता था उसमें। हाँ शायद ब्रिजभूषण थे, और ज्यादा लोगों को मुझे ब्रिज भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनता था वो। हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता था, करेक्ट। एक लड़का और आया था जिसने, संदीप शर्मा है कॉमेडियन, ओके। वो भी उसके लिए वॉइस ओवर करता था, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। तो आप वॉइस ओवर करते थे? हाँ, वॉइस ओवर कौन कौन से? बच्चन साहब की करता था, और बच्चन साहब की थोड़ा सा। जी क्या 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 जानना चाहेंगे आप? वाह, आप मिले हैं अमिताभ बच्चन से? जी उनके साथ काम किया मैंने। कौन सी फिल्म? सेक्शन 82। वाह, ये भी रिलीज होनी है? जी। वाह, उनसे तो कभी ऐसे धोखे में नहीं बोलती है। नहीं, बट ये है कि मैं इतना ज्यादा प्रभावित रहा हूं बच्चन साहब से, कभी कभार मुझे लगता है कि मेरे कुछ सीन्स को अप्रोच करने का तरीका या डायलॉग डिलीवरी का तरीका उनके जैसा हो जाता है, और उसको मैं कॉपी नहीं मानता। उसको मुझे लगता है कि इंस्पायर्ड, मुझे लगता है कि जैसे कि बहुत बार बोलते हैं ना, कवि जो है दूसरे कवि से इंस्पायर हो सकता है, पेंटर्स दूसरे पेंटर से इंस्पायर होते हैं, वैसे ही एक्टर्स भी हो सकते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस। आई डोंट नो हु सेड इट, मुझे याद नहीं, किसी बहुत फेमस एक्टर ने कोट दिया था मुझे। वो कोट मुझे उसके बाद लगा कि नहीं, शर्माना नहीं चाहिए। वो ये था कि बेसिकली आप अपने फेवरेट एक्टर्स से इंस्पायर होके उस लेगेसी को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के थ्रू। हाँ, कॉपी करना और इंस्पायर होना तो बहुत अलग है। यू डोंट नीड टू बी अशेम्ड। तो मैं मतलब उनके साथ जिसे कहते हैं शूटिंग करते करते मुझे याद है एक बार मुझसे हो गया था, क्योंकि मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया, कुछ लॉक कर दिया जाए ऐसा कुछ। मुझे लगा अरे ये तो मैंने एकदम उन्हीं की बात बोल दी। क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, रिएक्शन कुछ नहीं था। उनको पता था कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो अच्छे से जानते थे ये बात, और शायद इसीलिए उन्होंने एक पूरा सीन जो मोनोलॉग था उनका है फिल्म में, वो उनको एक बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करके बोलना था, पर उन्होंने डायरेक्टर को बोला कि मैं सिर्फ अभिषेक की आंखों में देख के ये डायलॉग बोलना चाहूँगा, ये पूरा मोनोलॉग करना चाहूँगा। तो मुझे जेन्युइनली लगा
कि अमिताभ बच्चन जी मेरे लिए परफॉर्म कर रहे थे उस दिन। वाह। और मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अभी गूज़बम्प वाली बात है, बट फॉर एज एन एक्टर मुझे लगता है कि इससे बड़ा मोमेंट मेरे लाइफ में हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने वो 10 मिनट का उनका मोनोलॉग था जो भी उन्होंने किया, एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज। मैं कैरेक्टर तो मतलब थैंक गॉड कैमरा मेरे पे नहीं था, क्योंकि मेरे कैरेक्टर को टीयर्स होना वो लाजमी नहीं था उस सिचुएशन में। बट मैं जेन्युइनली मुझे लगा था कि यार ये तो सही बात है, तानसेन वाली बात है कि बारिश करवा देंगे ये बारिश। अभी मतलब वो हम सब मतलब मैं निम्रत कौर सेट पे थे और एक दूसरे को बस देखते रह गए कि यार ये कभी महसूस नहीं किया है और शायद बहुत समय तक ये महसूस करने का मौका नहीं मिलेगा। रिभुदास गुप्ता की फिल्म जी, रिभुदास गुप्ता की फिल्म। कब तक है रिलीज इसका? इस साल हो जाने चाहिए, नहीं तो अगले साल बिगिनिंग में हो जाएगी, इतना मुझे लगता एक तो देयर समथिंग अबाउट कोर्ट रूम ड्रामा। है कुछ बात। मैंने ना एक चीज समझी, पता नहीं सही है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। मतलब मेरा एक दोस्त है लॉयर, उससे मैं बात करता था, मैंने रश्मि रॉकेट में एक लॉयर का किरदार किया। मुझे समझ में आया कि क्यों कोर्ट रूम ड्रामा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस चल रही है, रिहर्स्ड लाइंस हैं, फैक्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, ठीक है, और इन सब को लेकर हर आदमी ने कैरेक्टर पकड़ा हुआ है, ठीक है, एंड यू हैव टू बी वेरी गुड, आपको आर्टिकुलेट करना आना चाहिए कि आप कौन से शब्द पे स्ट्रेस डालें, कौन से शब्द को कैजुअली बोल दें, कौन सी वो बात है जो आपको जज को सुनानी है, समझाना है, कन्विंस भी करना है, जैसे हमें एक्टर्स को कन्विंस करना होता है। तो मुझे लगता है कि लॉयर्स का पेशा और हमारा पेशा कहीं ना कहीं, ये मैं एकदम सरकाज़म में नहीं बोल रहा। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल थिएट्रिक्स तो होती है वहां पे ना। लगता है कि बहुत ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि रश्मि रॉकेट पहली वो फिल्म थी जिसके लिए मैं यूजुअली रिहर्सल्स में बिलीव नहीं करता, मैं लाइंस को ज्यादा पढ़ने में बिलीव नहीं करता, लेकिन रश्मि रॉकेट के जितने भी लाइंस थे मैं 10 बार रिहर्स करके शैडो प्रैक्टिस करता था। फिर मुझे किसी ने बताया, मेरा दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है शशांक, उसने बताया कि हम भी शैडो प्रैक्टिस करते हैं, हम भी रिहर्स करते हैं, हमारा भी यही काम है। मैं कहा यार ये तो बहुत ही सिमिलर स्पेस का काम है, ओनली थिंग उनका आध्यात्मिक ज्यादा है, हमारा थोड़ा फिक्टिशियस है। आध्यात्मिक, वाह साहब। उनका हमारा थोड़ा फिक्टिशियस है, अपने मन धड़न की चीजें बोल सकते हैं, उनके फैक्ट्स हमेशा करेक्ट होने चाहिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हिच आई फेल्ट। बट हाँ, मुझे ऐसा तभी मुझे लगता है कि ड्रामा है कोर्ट रूम में, इसलिए फिल्मों में भी जब कोर्ट रूम में ड्रामा होता है तो मजा आता है, और हम लोग तो खैर उसको एक नॉच और ऊपर बढ़ा ही देते हैं। इंटरेस्टिंग। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी आप बहुत पैशनेटली एक्टिंग इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, डज इट, मतलब आप खुद एक एक्टर हैं, ये कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे आपके रोल को कैसे प्रभावित करता है? डज दिस हेल्प बिकॉज यू हैव बीन देयर? हाँ। तो आपको पता है कि यार कुछ और भी चाहिए, लाइन रिहर्स के अलावा भी चाहिए, वो थोड़ा सा बताइए कि और वो आपकी जर्नी में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर 2016-17 का और कास्टिंग डायरेक्टर 2024 का अभिषेक बनर्जी, कुछ आपको लगता है कि अब मैं एक चीज और एक्स्ट्रा देख पाता हूँ, या अब मेरी गट इंस्टिंक्ट थोड़ी सी बढ़ गई, क्या है? हाँ, मेरी गट इंस्टिंक्ट शायद पहले भी काफी सही थी, तभी मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन पाया। मतलब ये सीख मुझे गौतम सर से मिली। पहले गौतम किशन चंदानी, वन ऑफ द बाप कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो वन ऑफ द ओजी, मतलब ओजी, यस। तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाई थी कि मतलब परफॉर्मेंस देख, ये देख, वो देख, बट कैरेक्टर में कभी कभार कुछ नया ढूंढ, कि जरूरी नहीं है कि मतलब पुलिस वाले की कदकाठी एक जैसी ही हो, ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर जो है वैसा ही लगे जो हमने डॉक्टर सोचते ही आदमी के दिमाग में पहले चीज की आएगी। एक शरीफ आदमी, चश्मा पहना हुआ, ठीक है, बाल अच्छे से बनाया हुआ, अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है जी। पर हम कभी एक ऐसा डॉक्टर सोचते हैं क्या कि जो आके तुम्हारे सामने हारमोनियम में गाना बजाने लगे और हारमोनियम में गाना गाते गाते जो है आपसे बात भी करे और आपका मेडिकल जांच भी करे? नहीं सोचते हैं, पर ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा। मैंने जेन्युइनली एक डॉक्टर को देखा जिन्होंने ऐसा किया, और मुझे लगा यार ये मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाया हूँ, या किसी राइटर ने शायद कभी ऐसा कोई सीन लिखा नहीं है जहाँ पे मैं डॉक्टर को ऐसे देखूं, काम वो वही कर रहा है। यस, सो राइट। हमारे बड़े भैया हैं, ही इज अ ट्रॉमा सर्जन, गाना गाते हैं और वो एक वो क्या बॉक्स जैसा होता है, बीट बॉक्स जैसा, वो बजाते हैं। तो अगर आप उनको वो बीट बॉक्स बजा रहे हो
कुछ गा रहे हैं और आप बोलो ये देश के बहुत मशहूर ट्रॉमा सर्जन है, तो आदमी क्या करे? नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे में इमेजेस है ना, वो बने हुए हैं, विजुअल इमेजेस हमें पता है कि यार ऐसी लॉयर्स एक तरह से बात करेंगे, तो वो उन इमेजेस को तोड़ना ना, वो कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम है, कि उसको और ह्यूमन बनाना और रिलेटेबल बनाना, उसको और सोसाइटी के करीब लाना। कुछ उदाहरण से बता सकते हैं जो आप लोगों ने कास्टिंग की नो हो? वन किल जेसिका की कास्टिंग देखी जी। आपने? वो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सटीक एक तरह का एग्जांपल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वो पूरा दिल्ली था उस कास्टिंग में। अगर आपको याद हो, अंगद बेदी भी था उसमें? अंगद बेदी नहीं था उसमें, वो किरदार जो जो मोहम्मद जीशान अयूब, हाँ जीशान अयूब, अंगद बेदी था पिंक में। हाँ वो 3 लड़के अलग हैं, यहाँ पे मोहम्मद जीशान थे, हाँ, और उसके जो साथ मारता है जिसका वो गोली उस फिल्म में, जो हाँ। जो और परम एक लड़का था, वो उसका दोस्त बनता है, और बाकी पूरा मतलब हमने दिल्ली थिएटर से सारे एक्टर्स लिए थे, और दिल्ली हाई सोसाइटी के जो इंग्लिश थिएटर वाले जो एक्टर्स हैं उनको हमने दिल्ली हाई सोसाइटी बनाया था, ठीक है, और हिंदी भाषी जो क्या बोलते हैं एक्टर्स थे उनको बाकी जो भी किरदार थे वो किया था। एंड आई रियली फील जब भी मौका मिले देखना जरूर वो फिल्म आप दोबारा। नहीं मैंने फिल्म देखी, जस्ट लेकिन फॉर द हाँ, कास्टिंग, जस्ट फॉर द कास्टिंग पॉइंट। जैसे कास्टिंग के मामले में बैंडिट क्वीन, जी जी, एक एक उसका जो किरदार है, तिग्मांशु धूलिया ने उसकी कास्टिंग टिशू ने की थी, टिशू दादा ने। उन्होंने की थी। और बात के में मिर्जापुर की कास्टिंग भी आप लोगों मिर्जापुर ने की कास्टिंग हमने की थी। मिर्जापुर की कास्टिंग में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक थोड़ा, भले ही एक्टर ढूंढ रहे थे, भले ही हमें कास्टिंग किरदारों के हिसाब से करनी थी, बट एक फ्लेयर चाहिए था। एक वर्ड है, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहां भी मैं फंस जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है, क्या कमी है, तो हमेशा बोलता हूँ यार फ्लेयर की कमी है। कभी कभार वो चाहिए, कुछ परफॉर्मेंसेस में वो बात चाहिए। मुन्ना भैया में एक फ्लेयर चाहिए। आप भले ही 10 और मतलब एक्टर्स होंगे, क्योंकि हमेशा होता भी है ना कि एक कंपैरिजन आता ही है कि यार मुन्ना भैया तो हम भी कर सकते थे, हम भी यहाँ के हैं, हम भी वहाँ के, पर वो जो फ्लेयर दिवेंदु लाता है, देयर इज समथिंग जिसको आप ठीक ठीक शब्द में नहीं पकड़ सकते हैं, कि वो आप बोलते हो ना यार कुछ है, वो तो वही मसाला है ना, मम्मी बना रही है वही फिश करी, कुक बना रहा है वही, लेकिन मम्मी में फ्लेयर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट था मिर्जापुर में। और अभी भी अगर देखोगे तो मिर्जापुर की कास्टिंग हम वैसे ही करते हैं। एक्टर्स सारे अच्छे हैं, बट कुछ एक उसको टैश बोल लें या स्वैग बोल लें या एटीट्यूड, पता नहीं क्या है वो, लेकिन एक है और रहता है हमेशा। डायलॉग्स भी वैसे ही लिखे जाते हैं, छोटे छोटे किरदारों में भी वही है। छोटे छोटे किरदारों में भी आप देखोगे तो एक रहती है हल्की सी टैश, और वही हाँ, चीज जैसे वो बनाती है। वीना त्रिपाठी की जो नौकरानी का किरदार है, जो इस सीजन में थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल ऊपर गया, प्रशंसा। या कंपाउंडर के साथ वो जो दूसरा लड़का था छोटा वाला जिसको वहां मार देते हैं, ब्रह्मा, हाँ, क्या परफॉर्मेंस इस लड़के की। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, बट ओह, या हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा एक्टर था। शराब सर, मतलब ये आई थिंक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रगलिंग के दिनों की, जो मैंने सिर्फ ब्रह्मा के साथ ही नहीं, अच्छा है एक्चुअली बात निकल रही है, जो मैंने बहुत बार देखा। मैं जब पहले नया नया बॉम्बे गया था ना, मैंने एक चीज़ समझी कि एक्टर्स को इतना स्ट्रेस होता है, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इतना काम करते हैं ना, तो ना एक रिलीज चाहिए, है ना, कि आप शाम को क्या करें। कुछ लोग शुरू में खाना बनाते हैं, ये बड़ा एक होता है ना, बम्बई में खाना हर आदमी बनाना सीख जाता है। दोस्तों के साथ बतिया लिए, फिर एक पॉइंट आता है, एक टाइम आता है जब शराब पीने लगता है, और वो शराब शुरू होती है कि चलो आज पी लेते हैं, संडे है, सैटरडे है, हमारे पास पैसे नहीं है बाहर जाके दूसरे बम्बई के लोगों की तरह क्लब्स में या लॉन्जेस में जाके पार्टी करने का, तो हम अपने घर में ही दोस्तों को बुलाकर 4 दोस्त बैठे हैं, शराब पी लिया। फिर वो घर से थोड़ी सी जो है बात चली जाती है कि चलो यार वो पास का जो वो सस्ता बार है वहाँ बैठ गए, तो वो हमारी पार्टी हो गई। और धीरे धीरे मैंने बहुत एक्टर्स को देखा है, बहुत कलीग्स को देखा है, जो इट बिकम्स अ रेगुलर थिंग इन देयर लाइफ्स, कि अब
पौवे से बात बन नहीं रही है, अब अद्धा चाहिए, अब पूरी बोतल चाहिए। और ये पीते 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 आप इतने ज़्यादा अंदर चले जाते हो और कड़वाहट भी हो जाती है, क्योंकि आप गालियां भी देते हो। अब शराब पियोगे तो गालियां भी दोगे ना यार, अपने दुख वाली बातें जो है वो भी करोगे कि साला इसलिए नहीं हो रहा हमारा, आप ये सबसे कारण बड़े है। विक्टिम बन जाओगे दुनिया के। बिल्कुल। और फिर 2-3 जो बाकी आपके दोस्त हैं जिन्होंने भी पी रखी, वही बोल रहे हैं हाँ तू सही बोल रहा है। कुछ दिनों बाद वो 2-3 दोस्त निकल लिए क्योंकि वो सही हो गए, बॉडी बना रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, आप वहीं रह गए। आपके पास कोई कंपनी रहती नहीं है, एंड यू जस्ट गेट इनटू दैट सर्कल। आप एक सर्कल में घूम रहे होते हो, Vicious loop. विशियस लूप में घूम रहे होते हो। एंड ऐसे बहुत सारी जिंदगियां हैं, ऐसी बहुत सारे टैलेंट है मुझे लगता है जो इस नशे की वजह से खराब हुआ है उस शहर में, और हो रहे हैं। क्या आप भी किसी तलब के शिकार हैं? क्या आप भी बहुत सारे खूबसूरत शब्दों की ढाल में इस गुलामी को ढो रहे हैं? अगर भीतर से कहीं भी किसी कोने से फुसफुसाहट के स्वर में भी हाँ सुनाई दे रहा है, तो सबसे पहले एक्नॉलेज करिए, मानिए, और उसके बाद मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। दोस्तों से बात करिए, उन सब से बात करिए जो आपसे प्यार करते हैं, और कहिए कि यस आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ हेल्प मी। ये बहुत ज़रूरी वाक्य है जो कहने में हम बाज दफ़ा देरी कर देते हैं। और खासकर एक्टर से मैं कहूँगा ईगो मत लाइए बीच में, क्योंकि एक्टर्स का ईगो बहुत बड़ा होता है। अगर नशा कर भी रहे हैं तो अरे कुछ नहीं होगा, अरे हम तो ये मतलब संभाल लेंगे, ये ईगो जो है ना वो बड़ा डेंजर होता है। मैंने देखा है, मेरे आसपास के खुद के दोस्त हैं जिनको मैंने ये करते हुए देखा है, और मैं चाहूँगा कि मतलब कि वो बंद करें इस चीज़ को, क्योंकि वो खत्म कर देते हैं। मैं जनरली बता रहा हूँ, बहुत सारे टैलेंट, वो आपके बोलने में समझ में आ रहा है कि हाउ स्ट्रांगली यू सारे टैलेंटेड फील एक्टर्स अबाउट इट। खराब हो रहे हैं। हम लोग एक बार फिर बैठेंगे लंबा, बिल्कुल बैठे। भोजन पे और तमाम दूसरे विषयों में बिल्कुल, बात करने के लिए, लेकिन आखिरी में बहुत सारे एक्टर्स इसको देख रहे होंगे और वो चाहते हैं कि कास्टिंग बे की उन पे नजर पड़ जाए। लेट मी बी ब्लंट। या क्या सुझाव देंगे आप उनको? क्या करें जो हजारों लोग हैं आराम नगर में जिन्हें आराम नसीब नहीं हो रहा है? कैसे वो अपने आप को तैयार करें, मोटिवेटेड रखें, शराब और इस तरीके के लूप्स में ना पड़ें? तभी मैं शायद बार बार ये कह चुका हूँ, मतलब बहुत बार मैंने ये बोला है, पता नहीं ये बात कम्युनिकेट क्यों नहीं होती है उतनी आसानी से जितनी आसानी से मुझे लगता है होनी चाहिए। और वो ये है कि कोई काम ढूंढे। अब मुझे नहीं पता कि वो काम क्या होगा सर, मुझे नहीं पता कि वो काम इंडस्ट्री रिलेटेड होगा या इंडस्ट्री रिलेटेड नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा कि इंडस्ट्री रिलेटेड ही हो, पर कोई काम राइटिंग करो, असिस्टेंट डायरेक्टर बनो, कास्टिंग, कुछ भी करो। ये जो मैं प्लेयर्स की बात कर रहा था, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा था, वो यही है कि अगर प्लेयर्स का कोई लड़का है जो हमारे थिएटर सोसाइटी का लड़का है, तो मैं जानता हूं कि अगर वो एक्टिंग नहीं भी करेगा तो वो डायरेक्ट एडी कर लेगा, वो राइटिंग में भी काम कर लेगा, बैक स्टेज कुछ वो कर बैक स्टेज लेगा, भी है कर ना? लेगा, क्योंकि वो सारा काम कर चुका है। थिएटर का मतलब क्या होता है कि हम स्टेज पे झाड़ू भी लगाते हैं। लोग तो उसको ग्लोरीफाई करते हैं ना कि अरे हमने तो स्टेज पे झाड़ू भी लगाया, तो लगाओ ना झाड़ू। अगर हम थिएटर में करने को रेडी हैं तो हम फिल्म में करने को रेडी क्यों नहीं? और हम उस चीज को ग्लोरीफाई करके व्हाई डू वी टेक दैट स्टांस कि यार हमने थिएटर किया है और झाड़ू लगाया, तो अब हम फिल्म में आके जो है ये छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। अब हमें सीधे आप लॉन्च कर दो। अब लॉन्च कर दो, क्योंकि हम तो एक्टर हैं। अब स्टेज में जब तुम थे तब भी तुम एक्टर थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में तुम्हें किसी ने एक्टिंग दी नहीं, पर दिक्कत तब हुई नहीं। पर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि नहीं यार असिस्टेंट डायरेक्शन करेंगे तो ईगो को प्रोटीन खिला पता दिया। नहीं ईगो क्या है। मुझे लगता है वही, मुझे तभी लगता है कि एक्टिंग ईगो, एक्टर का ईगो से बचना बहुत जरूरी है, खास करके उन एक्टर्स को जो बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ये एक दिक्कत आती है। ये मुझसे कई मुंबई के लोगों ने, एनएसडी के लोग बोले बहुत अच्छे एक्टर हैं, एफटीआई के बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर दिक्कत ये है कि वो बहुत सेल्फ अवेयर, यार साहब मैं तो बहुत कमाल का हूं, तो उसमें आप बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं, बिटर भी हो जाते हैं। बिटर भी हो और जाते मुझे हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो एनी विच पे मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को अपने आप को सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक्टिंग इतना कोई सीरियस काम है नहीं जितना बना रखा है, जितना हुआ काटा हुआ है। ठीक है,
वो मुझे कैसे अप्रोच किया आपने उस हाँ। पर्टिकुलर सीन को, यू नो? हाँ, क्या किया, क्या सोचा, ये कैसे कर लेते हैं अलग अलग। ये जो मुझे लगता है यार, अभी तो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं ना, स्पोर्ट्स खेलते टाइम सोचते हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ, तो फिर हाउ कैन यू आस्क समबडी हु इज ट्रेन्ड इन दैट क्राफ्ट कि आर यू थिंकिंग while doing serious or while doing comedy or while doing drama? So it's the same thing. You're just playing your part. And point ये है कि ये ईगो, ये अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, ये सबसे पहले तो बंद करें। यू नो, जितने भी यंगस्टर्स हैं, और समझे कि यार हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं। हम अगर बेसिक पे मैं जाऊं तो मैं जिंदगी में पहली बार जब मैंने सोचा कि एक्टिंग करूंगा, तो मैंने क्यों सोचा? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे मजा आएगा। यही सोचा क्या, मुझे मजा आ रहा है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ डायलॉग बोलता हूँ या मैं कुछ सोचता हूँ, तालियां बजती हैं, कुछ होता है तो मुझे मजा आता है। आपको अगर मजा आ रहा है इसलिए आप इस फील्ड में आए, वो मजा लेना मत भूलिए। उसको सीरियसली ले जाओगे तो मजा खत्म हो जाएगा। और मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है कि इतनी बात है बोल के भी, मुझे भी पता है कि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब मैं खुद यू नो, जैसे कहते हैं कि डिप्रेशन के कगार में होऊंगा या अपने सोच को मतलब सोच रहा हूँगा क्या। वो हर एक्टर की जिंदगी में आता है। मुझे लगता है हर एक्टर के ही नहीं, वो हर किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशनल की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उस उतार चढ़ाव को उतना बड़ा मत बनाओ दैट इट बिकम्स लाइक यू नो योर लाइफ स्टोरी। यार मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यू हैव टू फाइट इट। यस। सो एज यंग, स्पेशली आप यंग एक्टर्स की बात करो तो आपके पास तो उम्र का भी साथ है सर। अब तो यंग भी हो, आपके पास तो मतलब जिसे कहते हैं गर्म खून भी है, हड्डियां भी सख्त हैं, जोश भी है, फोकस और करेक्ट है। कहते हैं उम्र के साथ साथ फोकस खराब होता है, पता नहीं, अभी तक वहां पहुंचा नहीं हूं मैं, लेकिन ऐसा कहते हैं। तो अब आपके पास सारी चीजें प्राइम पे है। अगर इसमें भी अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, या आप अपने दिमाग को खोलना नहीं चाहते हो, या आप बस उन्हीं दायरों में बंधे रहना चाहते हो जिन दायरों में आपने ट्रेनिंग ली है, या जो आपने सीखा है, या जो आपने किया है, और फिर उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना कि मैंने इतना काम किया है, मैंने इतना पढ़ के आया हूँ, मैं इतना प्ले करके आया हूँ, मैं इतना ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, कैसे होगा? आप जी नहीं रहे हो, आप मज़े नहीं ले रहे हो। तो आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ, अभी भी जब भी मैं किसी एक्टर को कभी मिल जाता हूँ, टकरा जाता हूँ, ये बोलता है मज़े लो यार पहले। अब कहाँ से लोगे, कैसे लोगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी किसी कास्टिंग डायरेक्टर है, किसी डायरेक्टर की नहीं है। आपको मजे, क्योंकि जब आप सेट पे जाओगे तब भी आपको मजे लेने पड़ेंगे। अब सेट पे जाके आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं आज कुछ ऐसा कर देता हूँ कि डैनियल डे लुइस वाला जो मामला है, क्योंकि उतनी जीनस गिरी तो किसी में है नहीं। तो जब आप वहां तक नहीं हो तो फिर जहां तक भी हो उसके मजे ले लो। अब मजे लेने से मेरा मतलब ये नहीं कि हंसी ठट्टा, बट इट्स लाइक हैविंग फन विथ द क्राफ्ट, व्हाट यू डूइंग, एंड एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर। फेल भी हो गए चलेगा। मुझे लगता है फेलियर से बहुत डर लगता है एक्टर्स को। निष्काम कर्म यही है कृष्ण का। ये तुम करते कर, अरे ये सुपर हिट होगी, सुपर, अरे वो छोड़ो अभी कर रहे हो, मजे आ रहे हैं। वही ना, लंच ब्रेक हुआ, एक्टर्स के साथ बैठ के, को एक्टर्स के साथ बैठ के खाना खा लो यार, वैनिटी में मत जाओ। इतना हमारे यहाँ दर्शन में एकात्मता का भाव है। जैसे हम और आप जब रसगुल्ले की बात कर रहे थे ना जी, तब रसगुल्ला ही था हमारे आंखों, और कुछ नहीं था वो। और कहते भी हैं कि एक्टर को वैसे ही मूवमेंट में जीना है, तो इन्हें में प्रैक्टिस ही हो जाएगी ना अगर कर लेंगे तो। लवली, बहुत लुत्फ आया इस खुली खिली बातचीत के। पहले एपिसोड में आगे भी चर्चा होगी। जी जी जी। So ladies and gentlemen, let me ask you this very important question. Are you having any fun? Thank you. क्या बात।